नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। कार्यक्रम में आज बात होगी एनआईए में खुले पीएफआई के खाते की। ये विवादित संगठन अब एनआईए की जांच के दायरे में है। इस संगठन के कई नेता अब गिरफ्त में हैं। कोशिश है पीएफआई की कुंडली खंगालने की। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, जो अब आपके सामने है। और हमारा सवाल है, एनआईए की छापेमारी से क्यों बौखलाया पीएफआई? एनआईए के एक्शन के बाद पीएफआई की बौखलाहट सड़कों पर दिखाई दे रही है। छापों के विरोध में पीएफआई ने आज केरल बंद बुलाया। राज्य में जगह जगह पीएफआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, हंगामा किया और उत्पात मचाया। गुरुवार को एनआईए की बड़ी कार्रवाई के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को जोरदार झटका लगा है। पूरे देश में एक साथ बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई के बाद पीएफआई के सभी बड़े नेताओं को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए की अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद पीएफआई के कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। पीएफआई दफ्तरों और अपने नेताओं के घरों पर रेड के बाद पीएफआई ने आज केरल बंद बुलाया था। इस दौरान केरल में कई जगहों पर पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने हंगामा और तोड़फोड़ की। इन जगहों पर पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कुछ जगहों पर तो पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन किया। कुन्नूर में उन्होंने आरएसएस दफ्तर पर तो पेट्रोल बमों से भी हमला किया। कोच्चि की सड़कों पर हेलमेट पहने हुए ये ड्राइवर कोई बाइक या टू व्हीलर नहीं चला रहा, बल्कि ये बस चला रहा है। ये बस है केरल रोड ट्रांसपोर्ट की और इसके ड्राइवर को आज हेलमेट पहनकर इसलिए बस दौड़ानी पड़ी क्योंकि जगह जगह पर पीएफआई कार्यकर्ताओं ने केएसआरटीसी की बसों को निशाना बनाते हुए पथराव किया। केरल में काफी सारी जगहों में केएसआरटीसी बसेस के ऊपर अटैक हो चुके हैं। सिर्फ केएसआरटीसी बसेस ही नहीं, पब्लिक प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर भी अटैक हुआ है और बहुत सारी इंजरीज भी बस ड्राइवर्स और पब्लिक को भी इंजरीज का रिपोर्ट्स आ रही है। कोल्लम में 2 पुलिस ऑफिसर्स को भी अटैक किया है। 2 पीएफआई वर्कर्स ने वो बाइक में आके पुलिस ऑफिस के ऊपर हमला किया और वो लोग अभी हॉस्पिटल में उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये तस्वीरें भी कोच्चि की है, जहां एक पीएफआई के कार्यकर्ता एक दुकान को जबरन बंद कराने पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें ऐसे करने से रोकती है, जिसके बाद पुलिस और पीएफआई कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प होती है। बाद में पुलिस ने कई पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। तिरुवनंतपुरम में कई बसों में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने पथराव करके तोड़फोड़ की। हंगामे और तोड़फोड़ की घटनाएं तो केरल के कई जिलों से रिपोर्ट की गई है। कोट्टयम में तो आरएसएस के दफ्तर पर पेट्रोल बमों से हमला किया गया। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। कुन्नूर में पेट्रोल बमों से निजी वाहनों पर भी हमला किया गया। पुलिस का दावा है कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। Incident of petrol bomb throwing at RSS office. Nobody was there in the office. Was reported from Mattanur, and 2 persons came on motorcycle. They threw the bomb and then ran away. And when they were running, they have thrown bomb at a lorry, a Tamil Nadu registration lorry as well. Fortunately, no damage happened to the lorry. दरअसल केरल में पीएफआई का सबसे ज्यादा प्रभाव है और एनआईए ने केरल से ही सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां की है। इसलिए केरल में पीएफआई के कार्यकर्ता ज्यादा उग्र हैं। पीएफआई के कास्ट लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स, उनकी नेशनल चेयरमैन ओएमए सलाम, सबको केरला से गिरफ्तार किया था। कल एनआईए के रेड्स में भी केरल में सबसे ज्यादा अरेस्ट हुआ था, 22 अरेस्ट हुआ था कल। और पीएफआई वर्कर्स ने आज भी बहुत सारे वर्कर्स आके सेक्रेटरीट के बाहर प्रोटेस्ट की और बोला कि आरएसएस के खिलाफ बहुत सारे स्लोगन्स भी लिया। बोला उनकी एजेंडा के लिए पीएफआई को यूज कर रहे, पीएफआई को तोड़ने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होने दूंगी। इधर केरल के साथ पुणे में भी कलेक्टर ऑफिस के बाहर पीएफआई के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे और प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस ने तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया।
तिरुवनंतपुरम से शिबी, गुड न्यूज टुडे। एनआईए के एक्शन के बाद से पीएफआई से जुड़े लोगों में खलबली मची हुई है। वजह यह है कि पीएफआई के तमाम बड़े नेता सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अब उनसे पूछताछ में पीएफआई की एक एक गतिविधि का हिसाब किताब लिया जा रहा है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, बंद के नाम पर हिंसा क्या पीएफआई की बेचैनी को दिखा रही है? केरल बंद के दौरान आज कई जगहों में तोड़फोड़ हुई। बंद के असर के बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता शिबी मोल के जी। एनआईए की कार्रवाई के बाद पीएफआई को मिला बड़ा धक्का, खासकर केरल में, क्योंकि केरल बहुत इंपॉर्टेंट है पीएफआई के लिए। पीएफआई शुरू किया केरल में 2006 में और उनकी हेड ऑफिस दिल्ली से पहले केरल की कोझिकोड में था और मलबार रीजन में, खासकर मलबार रीजन में पीएफआई का बहुत प्रोमिनेंस है केरल में और उनकी सारे बड़े लीडर्स केरल से ही है। और कल एनआईए की कार्रवाई के बाद सबसे ज्यादा अरेस्ट केरल से हुआ, 22 अरेस्ट केरल से हुआ और उनमें से उनकी नेशनल चेयरमैन ओएमए सलाम को लेकर उनकी स्टेट प्रेसिडेंट सीपी मोहम्मद बशीर सबको गिरफ्तार किया केरल की मलप्पुरम से। और कल से हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखा। हमको पता है पहले भी हमने बहुत सारे पॉलिटिकल किलिंग्स और कंट्रोवर्शियल रैलीज की मामले में बहुत सारे पीएफआई वर्कर्स को इससे पहले भी अरेस्ट किया गया था। तो केरल में पीएफआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, केरल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से केरल में इतनी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे। पीएफआई के कारिंदों ने सोचा तो यह था कि बंद के जरिए वो एनआईए के एक्शन को कटघरे में खड़ा करेंगे और खुद को पाक साफ बताएंगे, लेकिन उनकी रणनीति उल्टी पड़ गई। केरल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बंद पर सख्त टिप्पणी की और हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। नजर हमारे तीसरे सवाल पर और हमारा सवाल है, पीएफआई के बंद पर हाईकोर्ट की सख्ती का होगा असर? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता। केरला हाईकोर्ट ने आज खुद एक केस लिया पीएफआई लीडर्स के खिलाफ, ये बोलकर कि ये हड़ताल इलीगल है क्योंकि केरल में फ्लैश हड़ताल बैन है। कुछ साल पहले केरल हाईकोर्ट ने बोला है किसी भी पार्टी को हड़ताल की ऐलान करने से पहले 6 दिन पहले परमिशन लेना है। इधर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसी वजह से ये हड़ताल इलीगल है और पीएफआई को कोई राइट नहीं है ऐसी एक हड़ताल के लिए ऐलान करने के लिए। और हाईकोर्ट ने यही भी बोला कि ये सब अटैक्स हो रही है, ये गलत है और इस पे बहुत सीरियस कार्रवाई होनी है। पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला है हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। और आज सिर्फ एक दिन में आज ही 500 पीएफआई वर्कर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काफी सारी केसेस में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से पीएफआई वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए ने छापों से पहले एक फूल प्रूफ प्लान तैयार किया था। मकसद यह था कि इस एक्शन की भनक तक पीएफआई नेताओं को न मिले। छापों के लिए आधी रात का वक्त चुना गया ताकि पीएफआई के नेता संभल ना सके। हुआ भी ऐसा ही। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, एनआईए के ऑपरेशन मिडनाइट से कैसे परेशान हुआ पीएफआई? ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले एनआईए ने 15 राज्यों की 150 लोकेशन की पहचान की, फिर ईडी और 10 राज्यों के एंटी टेरर स्क्वाड के साथ मिलकर धावा बोल दिया। पूरे ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल की भी नजर थी। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार का दिन पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए चुना। एनआईए ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सिलसिलेवार तरीके से योजना बनाकर पूरे देश में 15 राज्यों में 150 से ज्यादा लोकेशनों की पहचान कर उस पर धावा बोला। एनआईए ने पीएफआई पर छापेमारी के लिए वक्त चुना मध्य रात्रि का, जिससे ना तो पीएफआई को संभलने का मौका मिला, ना भागने का वक्त मिला और ना ही जांच एजेंसियों से कुछ छिपाने का। इससे बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात में हुई रेड में पीएफआई का कच्चा चिट्ठा जांच एजेंसियों के हाथों में आ गया। पीएफआई पर रेड की पटकथा उसी दिन से लिखी जाने लगी जब गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई का नाम आने के बाद उस पर जांच एजेंसियों को नकेल कसने का आदेश दिया।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का नाम कई विवादों में सामने आता रहा है। हाल ही में एनआईए ने एक दर्जन भर एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें ये पता चला है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग उसमें जुड़े हुए थे। चाहे वो पटना के फुलवारी शरीफ का मामला हो या फिर कर्नाटक में प्रवीण नेत्तारू की हत्या का मामला हो, इन तमाम चीजों पर एनआईए ने जो एफआईआर दर्ज किया है, उसके पीछे किसी न किसी रूप में पीएफआई का नाम आता रहा है। पीएफआई पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए ने ईडी और करीब 10 राज्यों के एंटी टेरर स्क्वाड के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया और पीएफआई के इर्द गिर्द ऐसा जाल बुना कि पीएफआई के बड़े नेता भी हक्के बक्के रह गए। उन्हें इस तरह की बड़ी कार्रवाई की कतई उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से कश्मीर घाटी में धारा 370 हटाने के ऑपरेशन को बिना एक गोली चले अंजाम दिया गया, उसी तरह से देश भर में पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट को भी खुफिया तरीके से अंजाम तक पहुंचाया गया। दरअसल इसके पीछे एक लंबी चौड़ी तैयारी थी। देश की सभी एजेंसियों की, खासतौर से आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पिछले कई महीनों से केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे राज्यों से पीएफआई के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद एनआईए ने इसको अंजाम तक पहुंचाया। इसके साथ ही एनएसएजी डोभाल ने गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर इस पूरी योजना को अमली जामा पहनाया। सूत्रों की माने तो पीएफआई पर छापों के दौरान एनएसए अजीत डोभाल भी सक्रिय थे। पिछले दिनों जब पीएम मोदी आईएनएस विक्रांत की कमिश्निंग के दौरान कोच्चि में थे, तो अजीत डोभाल पीएफआई के पांव उखाड़ने की योजना बनाने के लिए केरल के पुलिस अधिकारियों के साथ योजना बना रहे थे। दरअसल पीएफआई का नाम टेरर फंडिंग के साथ साथ हर उस घटना में नाम जुड़ रहा था जो देश के खिलाफ थी। हाल ही में फुलवारी शरीफ में एक ऐसे टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया गया जो मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। यहीं पर एनआईए की रेड में पीएफआई का विजन डॉक्यूमेंट मिला जो मुस्लिम युवाओं को अगले 25 सालों में हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील करने का सपना दिखा रहा था। यूपी में जुमे के बाद हुए हिंसा में पीएफआई का नाम आया। पुलिस ने जिन्हें हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया, वो कहीं न कहीं पीएफआई से जुड़ा मिला। दिल्ली दंगों में पीएफआई की भूमिका सामने आई थी। उससे पहले सीएएस और एनआरसी के विरोध के दौरान कई जगह हिंसक प्रदर्शनों को लेकर भी पीएफआई सुर्खियों में रहा था। यूपी सरकार ने तो पीएफआई पर पहले ही प्रतिबंध की मांग कर दी थी। ईडी को भी पीएफआई के खातों में कई गड़बड़ियां पहले भी मिल चुकी थी और उन्होंने उसके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन के कई खातों को अटैच भी कर दिया था। सूत्रों का दावा है कि कल की छापेमारी में भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पुख्ता सबूत मिले हैं। ऐसे में संभव है कि जल्द ही पीएफआई पर बैन का ऐलान किया जा सकता है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। पीएफआई ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर एक साथ एक्शन होगा। एनआईए के छापों की सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद यह था कि पीएफआई दफ्तरों में मौजूद दस्तावेज और अन्य सामग्री से कोई छेड़छाड़ न हो सके। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, छापेमारी में एनआईए के हाथ आखिर लगा क्या? छापों में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज के अलावा तमिलनाडु से गिरफ्तार एक नेता के पास से नेविगेशन डिवाइस भी मिला है। छापों में जो चीजें बरामद हुई हैं, उनकी जांच जारी है। टेरर फंडिंग और आतंकी साजिशों के कैंप चलाने वाले पीएफआई पर एनआईए की छापेमारी में आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु से गिरफ्तार पीएफआई नेता बरकतुल्ला के घर से नेविगेशन डिवाइस मिला है। 2 वायरलेस सेट भी जब्त किए गए हैं। इस डिवाइस में एक जीपीएस और एक इनबिल्ट जीपीएस रिसीवर है। जानकारी ये मिली है कि तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया पीएफआई के शख्स के यहां से एक खतरनाक चीज मिली है जो कि वायरलेस सेट है। इससे वो अलग अलग जगहों पर बात करता था। एनआईए इन तमाम चीजों की तफ्तीश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कैसे इसका इस्तेमाल पीएफआई के मेंबर कर रहे थे।
साथ ही ये भी जानकारी है कि इनके यहाँ कुछ फंडिंग भी हुई थी, उस फंडिंग को लेकर के वो लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं। एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन में एनआईए को अब तक भारी कैश, डिजिटल डिवाइस, आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स और तेज धार हथियार बरामद हुए हैं। छापेमारी अभियान में शामिल टीमों को 200 से अधिक पीएफआई संदिग्धों के सभी डॉजियर टीम को दिए गए हैं, जिनमें 150 से अधिक मोबाइल, 50 से ज्यादा लैपटॉप, आपत्तिजनक सामग्री, दस्तावेज, विजन डॉक्यूमेंट, नामांकन फॉर्म और बैंक अकाउंट्स के डिटेल हैं। देश भर में 15 राज्यों में एनआईए सहित दूसरी एजेंसियों ने 106 जगहों पर छापेमारी की। इसमें कई चौंकाने वाले दस्तावेज एनआईए और ईडी को मिले हैं। सूत्र बताते हैं कि एनआईए ने अलग अलग पीएफआई मेंबर के यहां से 150 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त किए हैं, साथ ही 50 लैपटॉप को भी जब्त किया गया है। इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार पीएफआई के सदस्यों को लेकर एनआईए की टीम आज विशेष एनआईए कोर्ट पहुंची। यहां सभी आरोपियों को स्पेशल जज की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने एनआईए को सभी पीएफआई सदस्यों को 30 सितंबर तक रिमांड दी है। कोर्ट से बाहर निकलने पर कड़ी सुरक्षा के बीच पीएफआई सदस्यों को बस में बैठाया गया। प्रदेश में इंदौर और उज्जैन से पीएफआई के कुल 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उन्हें आज भोपाल कोर्ट में पेश किया गया है। एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है उसमें इन चारों सदस्यों को आज पेश किया गया और उसके बाद इन्हें अब 7 दिनों की रिमांड पे लिया गया है। कोर्ट ने इनकी 7 दिनों की रिमांड दी है और इस वक्त हम यही मौजूद हैं एनआईए कोर्ट में। और ये देखिए, ये वो लोग हैं, ये 4 सदस्य हैं पीएफआई के, जिन्हें आज एनआईए कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद इन्हें यहां से ले जाया यूएपीए डाला है। पीएफआई के 4 सदस्य हैं, उनको एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है और उसके बाद 7 दिनों की रिमांड इन्हें मिली है। यहाँ पे कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें यहाँ पे पेश किया गया। एनआईए की टीम ने असम के कई इलाकों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। यहाँ टीम ने पीएफआई के 10 नेताओं को गिरफ्तार किया। इन नेताओं के घरों से भी एनआईए की टीम को संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। असम में गिरफ्तार पीएफआई के सदस्यों की पेशी आज कोर्ट में की गई। आज जितना लोगों को कोर्ट में हाजिर कराया था, वहाँ 9 आदमी का कोर्ट में आज पुलिस हाजिर कराया था और उनको पुलिस ने 14 दिन का कस्टडी मांगा था, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने उन लोगों सबको 5 दिन का कस्टडी दे दिया। उनके पास से मोबाइल फोन और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे कागज जब्त किया है पुलिस। मेरा नाम साइजुद्दीन नाम है। क्या जब्त किया है पुलिस ने? मोबाइल फोन, थोड़ा कागज। एनआईए के महा सर्च ऑपरेशन के बाद पीएफआई के खेमे में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा सकती है। जितेंद्र बहादुर सिंह, रवीश पाल और पूर्ण विकास बोरा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पीएफआई का एक ऐसा संगठन है जिसकी गतिविधियां काफी समय से संदेह के दायरे में रही हैं और इसको लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनआईए की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। नजर हमारे अगले सवाल पर जो अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, पीएफआई पर छापेमारी के बाद सियासत क्यों गरमाई? इस मसले पर सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। शफीकुर रहमान बर्क ने एक्शन पर सवाल उठाया है तो बीजेपी केरल में हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। आइए देखते हैं इस मसले पर हो रही सियासी बयानबाजी। एकदम स्ट्रिक्ट कार्रवाई करना चाहिए और आई डोंट नो व्हाई दिस राहुल गांधी हैज put on hold his one-day yatra to facilitate them. हर पार्टी देश के हित जब बाता है, स्पेशली टेररिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, ये सब चीज आते हैं, हम एक साथ होके सब पॉलिटिकल पार्टी मिलके काम करना, लेकिन ये लोगों को रवैया अलग है, इसीलिए सब इनडायरेक्टली दे आर सपोर्टिंग देम एंड बट our government under the leadership of Prime Minister Shri Modi, we are very much firm on this fundamentalism, terrorism, and we handle with a iron hand. उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और
और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं, तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पूछे भाई, क्या उनसे कुछ खतरा हो गया, या वो मुल्क के लिए खतरनाक है, या इस पार्टी के लिए खतरनाक है? क्या बात है, क्यों उसके साथ ये अमल हो रहा? और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं सियासत। लेकिन ये तरीका कि पार्टी पर या पाबंदी लगाई, या पार्टी पर पाबंदी लगा रहे हैं क्या ये? हाँ, क्यों लगा रहे हैं भाई? उसका क्या जुर्म है? वो जोड़कर मुसलमानों के मसाइल को, मतलब ये है कि लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और उनका जुर्म क्या है बताओ? पीएफआई पर इतना बड़ा एक्शन अभी तक नहीं हुआ था। हालांकि पीएफआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग लंबे समय से उठ रही है। आरोप लगते रहे कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, क्या अब पीएफआई पर बैन की तैयारी है? आइए देखते हैं इस संबंध में क्या कहना है एक्सपर्ट का। पीएफआई को लेकर एनआईए, ईडी और कई राज्यों की पुलिस ने 106 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 200 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की गई, और इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा था यूनियन होम मिनिस्ट्री, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय। जो सूत्र हमें जानकारी बता रहे हैं उसके मुताबिक बहुत मुमकिन है कि आगे आने वाले समय में पीएफआई पर बैन लगा दिया जाएगा। और बैन इसकी वजह से लगाया जाएगा क्योंकि कई राज्य सरकारों ने, कई ऐसे राजनेता थे जिन्होंने लगातार गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, और पत्र लिखकर उन्होंने मांग की थी कि पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, और उस पत्र में उन्होंने कहा था कि पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए। इस पूरे कड़ी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने भी एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें कि एनआईए और ईडी ने, जो उनके पास में मामले अभी तक दर्ज हैं पीएफआई के खिलाफ में, उन मामलों को लेकर उन्होंने छानबीन शुरू की। 26 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, और साथ ही शुरू हो जाएगा रामलीला का मंचन भी। पिछले 2 साल कोरोना महामारी की वजह से रामलीला का मंचन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार कोई बंदिश नहीं है, लिहाजा भव्य तरीके से रामलीला दिखाई जाएगी। गुड न्यूज टुडे पर भी दशहरा खास होगा। जीएनटी दशहरे को आपके लिए स्पेशल बनाने का मुहिम में जुटा है। रामायण का हर प्रसंग हम आपको घर बैठे दिखाएंगे। श्री राम के जन्मोत्सव से लेकर रावण वध तक हर एक प्रसंग आपको घर बैठे देखने को मिलेगा। 27 तारीख से लगातार हर दिन शाम 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर रामलीला आप देख पाएंगे।